नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने आई हूँ और एक बड़ी शख्सियत को लेकर आई हूँ। उनका परिचय देने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। हमारी मुलाकात हुई सत्यवती कॉलेज में और एक ऐसी प्राचार्या से मुलाकात हुई, जहाँ जाकर मेरा भय खत्म हो गया और मुझे ऐसा लगा कि एक अभिभावक के साथ काम करने का अवसर मिला। मैं सत्यवती कॉलेज प्रातः की बात कर रही हूँ, तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किनकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं डॉक्टर मंजुला दास की बात कर रही हूँ, जो पिछले 43 वर्षों से सत्यवती को अपना योगदान देती आईं और पिछले 5 वर्षों तक उन्होंने कार्यकारी प्राचार्या का भी भार सँभाला। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया कि सत्यवती को ऊँचाई देने में आपका बहुत योगदान है। आपकी 48 पुस्तकें हैं, कहानी, कविता, अनुवाद, नाटक। इसके अतिरिक्त भी पेंटिंग, संगीत, कितने सारे क्षेत्र हैं, मैं तो हैरान रह गई जैसे-जैसे मैंने उनके विषय में जाना। और बहुत मिलने का और बात करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि अपने-अपने काम होते हैं, अपनी-अपनी व्यस्तताएँ होती हैं और 2020 ने तो लॉकडाउन को लेकर सब कुछ बंद कर दिया। कई दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैम से कुछ खुलकर बातें हों और उन बातों में मैं आपको भी साझेदार बनाऊँ। तो मित्रों, आपकी सहायता से मैं डॉक्टर मंजुला दास का अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्कार, सबको नमस्कार जो दर्शक हैं। तो जैसा कि मैम मैं आपके साथ जो मैंने जुड़कर महसूस किया, सबसे पहले तो यह है कि एक प्राचार्य को और एक सीनियर शिक्षक को एक अभिभावक की तरह होना चाहिए और उसके बाद चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। तो मैंने यह आपसे सीखा और आपने कॉलेज को 4 दशक से भी अधिक का समय दिया है। मुझे लगता है 20वीं सदी का 7वां दशक उसके उत्तरार्ध में आप आई होंगी कॉलेज में और 21वीं सदी के भी 2 दशक आपने पूरे किए। तो चूँकि आपसे मैं कॉलेज में जुड़ी हूँ, तो मैं अपनी चर्चा भी कॉलेज से ही शुरू करती हूँ। तो इन लंबे अंतरालों में कॉलेज का जो उठान आपने देखा या जो बदलाव देखे, जो शुरू की स्थितियाँ थीं, उसके लिए मुझे मालूम है कि आपने बहुत काम किया है अपने साथियों के साथ मिलकर। तो मेरे दर्शक भी मेरे माध्यम से जानना चाहेंगे कि आपकी यह यात्रा कैसी रही? किस तरह रही? जी, आरती जी, मैं जब इस कॉलेज में आई, तो ये मेरे घर के काफ़ी पास पड़ता था। जी, तो मुझे इस बात की खुशी हुई क्योंकि कमला नेहरू कॉलेज जहाँ मेरा सबसे प्रथम कॉलेज था, वो मेरे घर से बहुत दूर था, तो 1 डेढ़ घंटा आने-जाने में ही लग जाया करता था। और ये कॉलेज ऐसा था कि 15 मिनट की दूरी पर था, ओह! तो उससे मेरा समय बचने लगा। लेकिन कॉलेज की जो बिल्डिंग की दशा थी, वो अच्छी नहीं थी। हम लोग एक स्कूल की बिल्डिंग में कार्य कर रहे थे। और ये तिमारपुर में काफ़ी पीछे जाकर के था। तो आप ये लगा लीजिए कि कॉरिडोर अंधेरे रहते थे और हम लोग आते थे, तो हमें बस सुकून किस बात का था, कि स्टाफ रूम में केवल 50 लोग हैं और हम लोग बैठते थे, एक मित्रवत व्यवहार रहता था सबका। जी, इवन मेरे जो एचओडी थे, उनका नाम था कांति मोहन शर्मा जी। वो कहते थे कि मुझे कांति कहा करिए आप। देखिए, हमने उनको सर कहना शुरू किया, तो ये शब्द तो हम बड़े हिचकिचाए, लेकिन उनका वही रवैया बना रहा। हमारे से कुछ सीनियर टीचर्स थे वहाँ, वो भी बड़े प्यार से बात कर रहे थे, हमें एनकरेज करते थे। तो एक तरह से वो नींव पड़ गई जी, कि हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए नए आने वालों के साथ, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएँ, उन्हें मालूम हो कि आगे क्या किस तरह से व्यवहार रखें। बाकी बच्चे बहुत राउडी होते थे और
मतलब बहुत तंग करते थे टीचर्स को, और मैं केवल 22 साल की थी, आप विश्वास नहीं करेंगे। 22 साल टीचर जो होती है उसके लिए कितना चुनौतीपूर्ण। ये तो मैम अपने आप में एक उपलब्धि है कि आप 22 साल में प्राध्यापिका बन गई। हाँ, तो मैं 21 साल में ही बन गई थी प्राध्यापिका। मैं एमए करते ही मेरे को जॉब मिल गया था विदिन 15 डेज। तो आप समझ सकती हैं कि एक चुनौती ये भी होती है कि अपने आप को कैसे थोड़ा बड़ा करके प्रेजेंट किया जाए, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ हमारी शिक्षिका है, हमारी कोई सखी नहीं आ गई है जिनसे हम हर तरह की बात कर लेंगे। तो वो चीज तो अच्छी लगी। वो मतलब शुरू में किस तरह कंट्रोल किया, किस तरह पढ़ाया, कॉन्फिडेंस था। जाते ही हम भी रजिस्टर खोल लिया करते थे ताकि हमारे अंदर खुद फीलिंग आ जाए कि हम पढ़ाने आए हैं यहाँ पर। तो ये सब बातें थी वहाँ। और वहाँ कोई भी उन्नति करवाना बिल्डिंग को लेके तो संभव ही नहीं। उसके बाद आरती जी, मैं अपनी पीएचडी करने के लिए, और मैं चली गई थी, सॉरी मैं डीलिट करने के लिए चली गई थी। मैं आपको बताऊं, मेरी डीलिट है 87 में मैंने किया है। तो मैं जब लौटी हूँ 86 में लौटी हूँ मैं, तो मेरी उम्र 31 वर्ष हो चुकी थी तब तक। मैंने आकर के देखा कि हमारी जो बिल्डिंग है वो अशोक विहार आ चुकी है, और वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन। और हमारे हिंदी के ही एक कुलीग जो थे, डॉक्टर केपी भट्ट, वो वहां पर प्राचार्य बन चुके थे। तो एक सुखद आश्चर्य हुआ कि अरे अब तो हमें बिल्डिंग बहुत सुंदर मिल गई है कॉलेज की। ये एक हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह था, क्योंकि अगर आपके पास बिल्डिंग अच्छी है तो आप और उन्नति कर सकते हैं और मन लगा के पढ़ा सकते हैं। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद आई। और जो आपका मेरे साथ अनुभव रहा होगा वही हमें अपने प्राचार्य नए के साथ अनुभव हुआ, क्योंकि एज कुलीग हम उन्हें जानते ही थे। तो वो बहुत आदर मान देने लगे, क्योंकि मैं डिलीट करके आई थी और मैं कॉलेज की पहली डिलीट थी। और इवन मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली की तीसरी डिलीट थी, दिनों की बात है। तो हाँ जी, तीसरी डिलीट थी। तो इस बात की वजह से जो है बहुत सम्मान मिलने लगा मुझे, और सर ने आते ही मुझे चीफ गेस्ट बना दिया कि आप जो है सबको मतलब प्राइजेस दीजिए, एनुअल डे आ गया है। तो मैंने थोड़ा कहा कि सर मैं तो इसी कॉलेज की हूँ, आप मुझे चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं? कि नहीं, आपने इतना बड़ा सम्मान प्राप्त किया है तो अब जो है आप ही आज की चीफ गेस्ट होंगे। तो आप सोच लीजिए कि वो क्षण मेरे लिए कितने मूल्यवान रहे थे। और जब ये कॉलेज मुझे इतना स्नेह और प्रेम दे रहा था और मेरी भावनाओं में बहुत तरह के अनुभव बस रहे थे, तो मैं इस कॉलेज को अपने परिवार की तरह क्यों ना समझती, क्यों ना यहाँ से आदर ग्रहण करती और उनको उसका बदलाव देती। शायद तभी से भूमिका बनने लगी थी मैं इस कॉलेज के लिए बहुत कुछ करूँगी। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने महसूस भी किया कि एक ममत्व कॉलेज के प्रति है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है। मैंने बहुत कम दिन हालांकि मैं आपके साथ रह पाई, लेकिन एक चिंता, एक लगन हर समय मैंने आपकी आंखों में, आपकी बातों में पाया है। जैसे कि कॉलेज ना हो, एक बच्चा हो जिसकी हर तरह से केयर होनी चाहिए। और चूंकि आप जब हमारा मिलना हुआ तो आप प्राचार्य पद पर थी, कॉलेज का सबसे बड़ा पद। और उसके बावजूद मैंने जो देखा, ये अनुभव मेरे लिए बहुत नया और बहुत सुखद था कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अगर किसी शिक्षक को कोई भी समस्या है तो आप हमेशा सुनने के लिए तैयार रहती थी। आपने कभी मना नहीं किया कि मैं बहुत व्यस्त हूँ तो तुम्हें मैं 2 मिनट या 10 मिनट नहीं दे सकती। और आपने अपनी मतलब अपने हिसाब से कोशिश की कि हाँ, समस्या ना रहे। वह समस्या जरूरी नहीं है कि कॉलेज से संबद्ध हो, कुछ निजी परेशानियां होती थी तो आप वह भी समझाती थी, और एक बड़ी बहन की तरह, एक अभिभावक की तरह। और यह सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर एक के साथ मैंने देखा। और अगर कोई कुछ आपसे सीखना चाहता है तो आप सिखाने के लिए हमेशा तैयार रही, सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रही। तो ये कुछ चीजें थी जो कि कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल खींच ले गई आपकी तरफ। और एक चीज और मैंने गौर किया कि बहुत कम प्राचार्य होते हैं या बहुत कम सीनियर होते हैं जो किसी कैंडिडेट के लेखन को इतना सम्मान दे।
आपने वह दिया। आपने कभी यह एहसास नहीं दिया कि कोई गेस्ट है या कोई एडहॉक है। अगर उनके भीतर कुछ और भी क्वालिटी है, कुछ और भी गुणवत्ता है, तो आपने सबके सामने उभारा। यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यह जानना चाहूंगी कि चूंकि कुछ बदलाव तो मैंने देखे जो बहुत सकारात्मक थे, लेकिन फिर भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि पिछले 5 वर्षों में बतौर प्राचार्य आपने जो कॉलेज को योगदान दिया, जिस जिस पहलुओं पर ध्यान दिया, जो सुविधाएं जुटाई, उस पर कुछ बताएं। आरती जी, ऐसा है कि जब मैं पढ़ा रही थी उन दिनों कॉलेज की एक्स्ट्रा गतिविधियां जो होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिनको बोलते हैं, उनमें लगभग सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया और एज कन्वीनर किया है। एनएसएस में भी, और आप ही लगा लीजिए कि आर्ट्स एंड कल्चर में मैंने लगभग डिफरेंट टाइमिंग्स में 10 साल वर्क किया। और मैं कन्वीनर रही हूँ उनकी, एनसीसी की भी मैं केयरटेकर रही। तो इससे क्या होता है कि पूरे कॉलेज पर ही आपकी दृष्टि हो जाती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। अब ये तो उस वक्त नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा जिम्मेवारी का पद भी मिलने वाला है। तब तो हम यही समझते थे कि जब तक हम यहाँ हैं हमें अपना संपूर्ण योगदान देते रहना चाहिए, अच्छे से अच्छा, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे रहते थे हमारे। तो अब ईश्वर की कृपा कह लीजिए या भाग्य कह लीजिए, क्योंकि दोनों में ही मेरा दृढ़ विश्वास है। जिस समय मुझे ये पद मिला तो पहले सबसे पहला कार्य मैंने किया ही ये कि एक तो अपने प्राचार्य कक्ष और जितने भी हमारे वर्किंग कक्ष थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है हमारा, या अकाउंट्स ब्लॉक था, या एओ का रूम है, पीए का रूम है, इन सबको, और कमेटी रूम वगैरह, सबसे पहले मैंने इनका रूप संवारने की कोशिश की। क्योंकि बाहर के लोगों का जब आना जाना रहता है तो ऐसा लगना चाहिए कि ये जो है एक सजे संवरे कक्ष है जिनमें आप बैठेंगे। मैंने जैसा कहा ना कि वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है। अगर वातावरण सुंदर है तो आपका मन लगेगा कार्य करने में। तो इन पर मेरा विशेष ध्यान गया और मैंने कई तरह के एसेट्स जुटा के और यहाँ कार्य करवाना प्रारंभ किया। साथ साथ हमने बाउंड्री वॉल और ये जो आपका ड्राइव वे है पूरा, इसको भी बनवाने की शुरुआत कर दी, क्योंकि काफी खराब हो रहा था। बाउंड्री वॉल, गेट, कॉलेज का नाम, जहाँ पे नाम पट्ट होता है कॉलेज का, ये सब चीजें मुझे कमियां लग रही। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि कॉलेज में यत्र तत्र कूड़ा बिखरा रहता था और उससे इमेज खराब रहती थी कॉलेज की। या बाहर के जो फ्रंट लॉन्स आज आप सुंदर खूबसूरत देखते हैं, उन दिनों वो बहुत खराब रहते थे, खराब स्थिति में थे। तो इनको भी ठीक कराने की तरफ मैंने अपनी गार्डन कमेटी का सहयोग लिया। मैंने अपनी क्लीनलीनेस से कमेटी अलग से बना के उनका सहयोग लिया। इस तरह से हमने धीरे धीरे ये काम शुरू कर दिए और उनका वांछित परिणाम भी हमारे सामने रहा कि बहुत जल्दी ही कॉलेज के रूप सुधर गए। और जहाँ कूड़ा के लिए हमने एक ऐसी जगह बना दी थी जहाँ पर वो एक साथ रखा रहेगा और वहीं से वो गाड़ी आती थी, वो उठा करके ले जाती थी उसको हर 3 महीने के बाद। तो ये विशेष परिवर्तन थे जो हमने किए। और इसके अलावा कुछ हमने चीजों के निर्माण भी किए, जैसे कि हमारे पास पोर्टा केबिन नहीं था जहाँ की हम ढंग से अकाउंट्स का और उसका मटेरियल रख सके। अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन का मटेरियल है वो एक कमरे में बहुत गंदी तरह से बिखरा रहता था, उसको वहां से उठवाया गया। तो तब भी मैं ये नहीं जानती थी कि नैक जो है वो आने वाला है। 2016 में ये अनाउंस हुआ कि नैक आएगा, नैक कमेटी आएगी। और आपको पता है कि वो कॉलेज का असेसमेंट करते हैं। तो उसमें ये चीजें जो थी, जो हम 15 से ही करना शुरू कर चुके थे, उनका काफी मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक सुंदर स्वरूप निकल के आया था। वो तो ठीक है कि हमारी और भी प्लानिंग बहुत थी उसकी, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने सुधार किए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, चाहे वो कमेटी रूम हो, चाहे सेमिनार रूम हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, इन सब का एक नया रूप हमने कोशिश करके एक कॉम्पैक्ट रूम निकालने का जो कोशिश की है, ये बहुत हमारे लिए पॉजिटिव है। और इसके अलावा हमारे जो 10 विभाग हैं, टीचिंग विभाग है, उन सबको एक एक कमरा दिलवाने में एक निश्चित भूमिका रही और उनको उसमें फर्नीचर उपलब्ध करवाने में, ताकि वो वहाँ बच्चों से मिलें, उनसे बातचीत करें और उनको नए नए कार्यक्रम की रूपरेखाएं बनाएं। एनएसएस का कमरा दिया और एनसीसी के लिए कमरे दिए। हमारी जो ये यूनियन होती है इसको भी अच्छा कमरा दिया और उसमें माकूल फर्नीचर दिया। इस तरह की चीजें जो थी के लिए बहुत अच्छी रही।
और हमारे यहाँ कुछ दिव्यांग बच्चे हैं, और वो दिव्यांग बच्चे जो हैं वो आपको पता है कि वैसे तो वो पूरी यूनिवर्सिटी में ही जाते हैं पढ़ने, लेकिन न जाने क्यों उन्हें सत्यवती से बहुत मोह होता जा रहा था, और उनके उस मोह को और उचित ठहराने के लिए हमने उन्हें सुविधाएं देना प्रारंभ किया। सत्यवती को नैक की तरफ से ए ग्रेड भी मिला है, जहाँ तक मुझे पता जी, है, और किसी भी कॉलेज के लिए यह बड़े गौरव की बात होती है। तो वह जो पल होगा, और निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो काम किए, यह उसका सुपरिणाम और एक तरह से अवार्ड कहा जाए, जो आपने प्राप्त किए, तो इसके पीछे लंबी तैयारी करनी पड़ी होगी, और वह जो अनुभव है, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगी? मैं उस अनुभव पे ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले हमें अपनी एसएसआर रिपोर्ट बनानी है, और वो रिपोर्ट जिस समय मैंने कार्यभार सँभाला है, बिल्कुल भी तैयार नहीं। उसके बाद हमने वो विभाग फिर से ढंग से लोगों को वितरित की, और उन्होंने एसएसआर रिपोर्ट बनानी शुरू की। वो 5 सालों की रिपोर्ट होती है, जिसमें विशेषतः पिछले 3 सालों का लेखा-जोखा ज़्यादा रहता है कि आखिर इस कॉलेज में क्या-क्या हुआ है और क्या आगे होने की संभावनाएँ। तो उसका रिकॉर्ड जुटाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, क्योंकि मुझे भी आप समझ सकते हैं अनुभव तो नहीं था ना प्राचार्य बनने का। तो ये जो कार्य था ये एक तरह से एक भगीरथ प्रयत्न लग रहा था, लेकिन हर कार्य को यदि आप मन लगा के करते हैं तो उसका परिणाम अच्छे आते हैं। विशेष ध्यान दिया जा रहा था लाइब्रेरी पर, जिसको हमने ई-लाइब्रेरी बनाने पे ध्यान दिया, और उसमें राजरानी जी का उल्लेख मैं करना चाहूँगी कि वो उनका बहुत बड़ी एक भूमिका थी। उन्होंने लाइब्रेरी के सभी सदस्यों के कमेटी के सदस्यों के साथ मिलके उनको एक सुंदर रूप दिया लाइब्रेरी को, और बहुत से ई-जर्नल्स इंट्रोड्यूस किए, और बहुत कोशिश की कि डिजिटल हो जाए लाइब्रेरी हर तरह से। दूसरी ओर एनएसएस के लोगों ने पहले से ही वो पढ़ा भी रहे थे, लेकिन बीच में उनका एक कमरा था जो कि एग्ज़ाम सेंटर को चला गया था, तो उनको हमने सक्षम बनाने के लिए कमरे की उनके लिए व्यवस्था की, जिसमें वो दिव्यांग बच्चों को और ब्लाइंड बच्चों को विशेष तौर पे उनकी हेल्प करते थे, आके उनको अंग्रेज़ी पढ़ाना, उनके कमियों को दूर करना, पढ़ाई-लिखाई की जो उनकी सहायता है वो करना। इस तरह से उनके लिए हमने स्पोर्ट्स इवेंट्स को हमने चैनलाइज़ किया, क्या-क्या यहाँ खेला जाता है उसके लिए सुविधाएँ देना, और मैं फिर कहूँगी कि हमने एक अलग विंग में बना कर के दिव्यांग बच्चों के लिए भी हमने कोशिश की कि वो लोग वहाँ पर वो भी खेलें, उनकी भी प्रतियोगिताएँ हों, और बाकी सबकी भी प्रतियोगिताएँ हमने चैनलाइज़ करवाई, ताकि पता चले कि सत्यवती में क्या-क्या घटित हो रहा है। अगर कभी किसी को ट्रॉफी मिलती थी, तो उस ट्रॉफी को हमने डिस्प्ले करना शुरू किया। हमने अपनी वेबसाइट का नव-निर्माण किया, जिसमें कि हमारे एसओ अरुण गिरी जी की एक निश्चित भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने उस वेबसाइट को और इसके अलावा जो एसएसआर रिपोर्ट थी उसमें अपना काफ़ी योगदान दिया। वो बहुत ज़रूरी भी था, ताकि नैक के जो सदस्य हैं उनको ये पता रहे पहले से ही कि वो किस चीज़ का इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं। और ये 3 दिन का इंस्पेक्शन होता है, इसमें खाने-पीने से लेकर के और हर चीज़ का डिस्प्ले होना और ढंग से समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने जो 10 कमरे दिए थे, उन 10 कमरों में सभी डिपार्टमेंट से अपने-अपने विषय से संबंधित पुस्तकें और मटीरियल वगैरह सब वहाँ लगाया था, और जब नैक की टीम जाती थी किसी कमरे में, तो उनको पूरा ज्ञान हो जाता था उस डिपार्टमेंट के बारे में, कि वो डिपार्टमेंट किस तरह से चल रहा है, क्या-क्या योजनाएँ बनाता है, और क्या-क्या वो कर चुका है, या क्या-क्या गौरवमय कार्य आगे करना चाहता है। तो ये उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ऑडिटोरियम के एक बाहर की हमारी स्पेस है, उसमें पूरे में हमने 20 टेबल्स लगा रखी थी, हर विषय को 2-2 टेबल्स दे दी थी, और बच्चों की जो अचीवमेंट्स थी वो वहाँ थी। बच्चे स्वयं दिखा रहे थे अपनी अचीवमेंट्स को, और इसका भी एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने उन्हें बताया, अपने नैक के कमेटी के सदस्यों को, कि देखिए कि ये कॉलेज जो है बेशक कैंपस में नहीं है, लेकिन फिर भी तरक्की के कितने अच्छे रास्ते पर है, और ख़ास तौर से मेहमानों के लिए हर तरह की सुविधा का भी ध्यान रखा गया, जिससे कि उन पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। और उनके ये शब्द थे कि अगर आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, तो अगर ए प्लस भी हम दे सकते थे केवल लाइब्रेरी को देख के,
परंतु क्योंकि आपके यहाँ साइंस नहीं है, इसलिए हम आपको ए ही दे रहे हैं। एक अन्य मैं उल्लेख करना चाहूँगी श्रीमान राजीव सिंह का, जिन्होंने अपना लैब जो है मतलब हमारे यहाँ सब्जेक्ट शुरू हुआ है ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। इसका एक अलग से लैब बना हुआ था और वो लैब अपने आप में संपूर्ण जो सुविधाएं होती हैं उनसे भरपूर था। और इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडीज का अलग से भी एक डिपार्टमेंट भी है। तो वो चीजें उनको बहुत अच्छी लगी। वाटर हार्वेस्टिंग हमने की, हमने मतलब जो ये बाउंड्री वॉल और ड्राइववे इतना सुंदर बना दिया था। कॉलेज में कहीं गंदगी का उनको नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण और प्रसन्न बच्चे और खुश थे, और पानी और सब बिजली वगैरह सब सुविधाएं थी। तो आप समझ सकती हैं कि सत्यवती का इतना नाम नहीं है उन दिनों यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब उन्होंने देखा तो उनको सुखद आश्चर्य हुआ कि ये कॉलेज किसी से कम नहीं है और हम इसको ए से कम दे भी नहीं सकते। उनका ये कथन था जाते जाते। उन्होंने कहा आपको एक सरप्राइज मिलेगा कि शायद आप लोग नहीं सोच रहे होंगे कि हमें ये सब उपलब्ध होगा, लेकिन हम जरूर आपको वांछित जो आपका है और आपको मिलना भी चाहिए वो हम क्रेडिट आपको देंगे। ये उनका कथन। बहुत अच्छा। और मैंने तो एक दिन यूं ही घूमते घूमते देखा तो मेरे लिए भी सुखद आश्चर्य था। बाहर से उतना नहीं पता चलता कि लगता है कि किसी वन में आ गए और साफ सुथरे वन में आ गए। मतलब इतने पेड़ पौधे और खास करके जड़ी बूटियां, तुलसी की वैरायटी कितने तरह की, और मैदान भी बहुत साफ सुथरा, घास से भरपूर। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको ये महसूस हो कि अरे गंदा हो जाएगा। तो वो चीजें भी मुझे बहुत आकर्षित कर गई। और एक कार्यक्रम मैंने देखा जिसमें कुछ बाहर के बच्चे भी आए थे, अनाथ बच्चे किसी संस्था के। उसके लिए जिस तरह हर विभाग के लोग लगे हुए थे, एनएसएस के, गेम की शिक्षिका को मैंने देखा। तो वह एक वातावरण, प्रेममय वातावरण, यह अनूठी थी। दूसरा जो मैंने वहां महसूस किया, आपने चर्चा भी की है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे मालूम है, या मैं कह सकती हूँ कि मैंने अनुमान किया है कि क्यों सबसे अधिक दिव्यांग बच्चे वहां हैं। डीयू के और भी कॉलेज में मुझे जाने का अवसर मिला है, या बाहर भी मैं गई हूँ कई जगह, देश में कई जगह जाने का अवसर मिला है, लेकिन किसी भी कॉलेज में दिव्यांग बच्चों की यह संख्या मैंने नहीं देखी। यह हुई पहली बात। दूसरी बात कि बच्चों को उतना ही सहज देखा जितने सहज बाकी बच्चे थे। तीसरा सुखद आश्चर्य मुझे तब हुआ जब एक बच्ची ने बताया कि मैं तो क्रिकेट खेलती हूँ और मैं खेलने बाहर भी जाती हूँ कॉलेज की तरफ से, मैं गाना भी गाती हूँ। किसी बच्चे ने बताया कि हमारे लिए अलग कमरे हैं और शिक्षक हमें ट्रेंड भी करते हैं, हमें उत्साहित भी करते हैं, हमें गीत संगीत सब में पार्टिसिपेट करवाते हैं, कॉलेज के भीतर भी कॉलेज के बाहर भी। तो ये और संयोग था कि 2-1 कार्यक्रम मैंने देखे जो बड़े स्तर पर हुए थे वहां। तो यह जो वातावरण तैयार किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शुरू से बच्चों की संख्या इतनी ही रही होगी। क्या शुरू में ऐसा था? शुरू में इतनी संख्या तो नहीं थी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये सब कार्य मैंने ही आके शुरू कराए। ये हमारे यहाँ चल रहे थे, हमारे यहाँ पूरी एक कमेटी थी और मेरे से पूर्व एक प्राचार्य आए थे, डॉक्टर शमसुल इस्लाम, जो पॉलिटिकल साइंस में थे हमारे यहाँ। उनका विशेष ध्यान इन बच्चों पर था और इनको सुविधाएं देने में उनका पूरा योगदान था। मेरा काम तो केवल इतना था कि जब हम बैठते थे कमेटी के साथ, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीजें होनी चाहिए। उसमें एक राजेंद्र रौठार हमारे शिक्षक थे पॉलिटिकल साइंस के, जो कि स्वयं भी ब्लाइंड हैं। तो वो हमें बताते थे कि देखिए बच्चों को और ये चीजें प्राप्त होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक वेलफेयर फंड शुरू किया था कॉलेज में, जो आज भी है, और उससे उनको कुछ ऐसी मशीन्स उपलब्ध कराई गई जो कि वो बेशक कुछ कम लोगों को मिल पा रही थी, लेकिन वो 2-2 या 3-3 बच्चे उससे काम कर सकते थे।
उसमें उनकी रिकॉर्डिंग हो जाती थी जिस समय वो पढ़ने आते थे बच्चे, या उनको कई तरह की अन्य सुविधाएं भी उस मशीन के द्वारा प्राप्त हो रही थी। वो के लिए सदा के लिए एक एसेट बन जाता था और फर्स्ट ईयर के बाद वो बच्चा उसको रिटर्न कर देता था ताकि वो अन्य बच्चों को हेल्पफुल। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब बच्चा कॉलेज में आता है, चाहे वो एक स्पेशल बच्चा है और चाहे वो एक साधारण बच्चा है, उसको क्या मिलना चाहिए? उसको आते ही एक आत्मविश्वास मिलना चाहिए कि वो जब आ रहा है तो वो अपने घर पहुंच गया है, ऐसा उसको फील होनी चाहिए। तो उस वातावरण के निर्माण के लिए हमने रैंप्स बनवाए बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, कि वो रैंप्स पर आ सकें, उनको सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, उनको कष्ट ना मिले। तो जगह जगह पे जहाँ उनको चढ़ने की बात थी, उनको रैंप्स दिए गए। फिर मैंने 2 लिफ्ट्स लगवाई हैं, एक ओल्ड विंग में, एक न्यू विंग में। वो लिफ्ट्स इसीलिए थी कि अगर बच्चे पहली या दूसरी मंजिल पे जाके उनको पढ़ना है तो उन्हें जरा सा भी कष्ट ना हो, लिफ्ट मैन रखे गए वहां पर। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी कॉलेज में। दूसरा क्या था कि जैसे मैंने बतलाया कि उन बच्चों के लिए हमने समय समय पे कुछ कार्यक्रम ऐसे आयोजित करवाते थे जिनमें कि उनको गाने का और कोई एक्टिंग करनी हो या कोई डिबेट है या कुछ भी है, उनको पूरा हम मौका दें ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम तो हटे हुए हैं यहाँ से और कोई भी उनकी खिल्ली ना उड़ाए। क्लास में भी जैसे मैं खुद पढ़ाती भी थी, जब मैं प्राचार्य थी, तो ऐसा नहीं मैंने क्लास लेनी बंद कर दी। मैंने खुद अनुभव किया कि बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे पहले ऐसे दिव्यांग बच्चे जो थे वो नहीं थे कॉलेज में, थे इक्का दुक्का थे। फिर उस वक्त मैंने महसूस किया कि जो मेरी प्रथम पंक्ति है वो प्रथम पंक्ति में ज्यादातर बच्चे दिव्यांग बैठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको वहां से रिकॉर्डिंग में सुविधा हो। तो ये मैंने अंतर नोट किया और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में हो रहा होगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील कर रहे थे, आरामदायक अनुभव कर रहे थे। उनके लिए हर तरह की हेल्प की जाती, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो। और उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में या उनको दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से भी व्यवस्था थी एनएसएस के द्वारा। तो ये सब बातें उन्हें आकर्षित कर रही होंगी सत्यवती की ओर। और मैं तो आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो होता ही है अपॉइंटमेंट्स में, तो एक बार हमारे कॉलेज का ही एक लड़का एज शिक्षक भी वहां पर आया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लड़का वैसे भी ब्रिलियंट था, लेकिन वो लड़का जब शिक्षक के रूप में आया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा, पंकज तुम जो है हमेशा बताते रहना कि और क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, तो ताकि उसकी सुविधा हम करते रहें। अभी इच्छाएं बहुत थी। इवन मैंने जो आगे का हमारा मतलब प्राचार्य कक्ष से पहले से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के पूरा स्टाफ रूम तक का फर्श हमने ऐसे चेंज किया कि बीच में टिक टैक टाइल्स लगी हो होना चाहिए कॉलेज में आके। तो उस चीज पे विशेष ध्यान था कि उनको सबको वैसी सुविधाएं मिले जो कि मिलती है। और मैं हमेशा रेडी रहती थी हर बच्चे से मिलने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। ये बहुत बड़ी बात थी मैम। और मैंने एक चीज और नोट की कि सत्यवती में सारे बच्चे एक दूसरे की मदद के लिए तो तैयार रहते हैं, खास करके अगर वो दिव्यांग बच्चे कोई साथी हैं तो दूसरे बच्चे उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यहाँ बैठो, हाथ पकड़ के क्लास में बिठाना, तो एक सहयोग की भावना बहुत डेवलप की है आप सबने मिलकर। एक और चीज जो मैंने नोट की कि वहाँ अधिकतर बच्चे या तो निम्न वर्ग के हैं या निम्न मध्य वर्ग के। तो अगर किसी बच्चे को आर्थिक दिक्कत आती हो पढ़ाई में, तो मैंने सुना है कि कॉलेज में कुछ ऐसे भी व्यवस्था है। मैं आपको बताती हूँ, एक मैंने वेलफेयर फंड बनाया जी। और उस वेलफेयर से अगर कोई बच्चे की फीस का ऐसा लगता है कि ये फीस नहीं दे पाएगा या उसके साथ कोई आकस्मिक ऐसी दुखद घटना हो गई है, जी। तो उसकी फीस को करवाने में एक भूमिका रहती है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स तो होती ही हैं और वो भी हम लोग देते हैं। गर्ल्स के लिए ये व्यवस्था थी कि उनको सबसे पहले, ये मेरे द्वारा नहीं, हमारे पूर्व प्राचार्यों के द्वारा किया गया था कि 5% की इनको रिलैक्सेशन दी जाए लड़कियों के एडमिशन में, क्योंकि लड़कियां वैसे भी हिचकती हैं। उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड में ज्यादा सुविधा दी जाए ताकि ऐसा ना हो कि उनको लगे कि नहीं नहीं हम नहीं खेलेंगे, क्योंकि कोएड कॉलेजेस में ये सब रहता है थोड़ा सा। जी। अच्छा, रैगिंग को लेकर के बहुत ज्यादा एंटी रैगिंग की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई थी और उसके लिए हम बहुत एक्टिव थे।
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक हमारे यहाँ रहती है, उसमें अगर कोई बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो वो तुरंत ही कंप्लेंट कर सकता है अपनी। इसके अलावा हमारे पास एफसीसी का सेक्शन भी था, एफसीसी का सेक्शन, जिसमें कि विमेन की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सुनी जाती थी, उनके कार्यक्रम भी रहते थे, उनकी लाइब्रेरी अलग से थी। तो ये सब चीजें मैं समझती हूँ कि उन्हें भी कंफर्टेबल कर देती थी, क्योंकि भारत जैसे देश में पेयर सेक्स को हमेशा वीकर भी माना जाता है, तो उनको कैसे सबल बनाया जाए इस ओर मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कार्य मैंने किया है, मैं ये कहूंगी कि मैंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया है और सब कुछ काम सही तरीके से होता रहे इस बात पे ध्यान दिया। और जैसा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी, तो अपनी प्रॉब्लम्स कहने में हिचक नहीं, वो आते थे और मुझे बताते थे। एक और मैंने कार्य कर रखा था कि हर महीने मीटिंग रखना, खासतौर से कर्मचारियों, गार्ड्स के साथ, सुलभ वालों के साथ और मतलब लाइब्रेरी वालों के साथ, अपने एडमिनिस्ट्रेशन या इनके साथ, ताकि कोई अगर आपके पास कोई समस्या है तो खुल के बताइए कि हमें ये समस्या है, हमारी ये प्रॉब्लम दूर की जाए। और बच्चों के प्रतिनिधि भी आते ही रहते थे मेरे पास और वो आकर के जो मुझसे डिमांड रखते थे, अगर वो जेन्युइन लगती तो उसको पूरा करने में पूरी ध्यान में देती। तो कई तरह की ऐसी डिमांड्स पूरी की गई हैं बच्चों की, क्योंकि उनको लगता था कि जैसे हमने 12 आरओज लगवाए कॉलेज में, डस्टबिन्स बहुत सी लगवाई, जो भी जैविक कचरा और वो कचरा दूसरा अलग करके, ताकि उन्हें पता रहे कि कॉलेज में गंदगी नहीं फैलानी। और हमने एक नई चीज भी शुरू की थी उस समय, लेकिन वो बहुत नहीं चल पाई। वो क्या था कि मतलब छमाही कह लीजिए, छमाही में हम लोग एक बारी ऑडिटोरियम में बच्चों के साथ टीचर्स की बातचीत होती और प्राचार्य का भी उसमें रहता था कि जो बात करनी हो बच्चों को उनके प्रतिनिधि आके बताएं, जो समस्याएं हैं उनको खुल के बताएं और उन समस्याओं पे हम आगे क्या क्या करने वाले हैं वो उनको हम बताएं। तो आप समझ सकते हैं कि 1-to-1 इंटरेक्शन जो वो होता है तो बच्चों की हिचक दूर होती है और वो अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। जी। मैंने देखा है कि बच्चों में किसी तरह की घबराहट नहीं है, वो निश्चिंत होते हैं कि अगर हमें कोई समस्या आएगी तो हमारे प्राध्यापक और प्राचार्य हमारी मदद करेंगे। कॉलेज से संबंधित एक और जिज्ञासा मेरे मन में आई कि कॉलेज के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी भी हो रही होगी और इन 50 वर्षों में से 43 वर्ष तो आप ही जुड़ी रही हैं। तो जो स्वर्ण जयंती को लेकर भी कुछ सोच आपके मन में होगी, ठीक है मन आप में है। जी। तो ऐसा है कि ये कॉलेज जो था ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। माता सत्यवती जो है फ्रीडम फाइटर रही हैं जी और श्रद्धानंद जी की नवासी रही हैं ये। अच्छा। उनकी बेटी की बेटी रही है। तो ये गांधी जी के साथ बहुत कंधे से कंधा मिला के उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया। उनको तूफानी बहन भी कहा जाता था। तो 72 में ये कॉलेज खुला है और तब से ये चल रहा है। मैंने यहाँ पे नवंबर 77 में ज्वाइन किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलेज का मैंने दोनों ही बिल्डिंग्स देखी, दोनों विभिन्न रूप देखे और इसका 50वां वर्ष जो है अगले वर्ष से प्रारंभ हो जाएगा। तो अगले वर्ष जुलाई के बाद से प्रारंभ हो जाएगा। तो मेरी ये इच्छा है कि इसमें विविध कार्यक्रम हों और प्रति मास जो है हम एक एक डिपार्टमेंट को अगर हम दे देते हैं तो वो अपना अपना एक्सीलेंस दिखा सकते हैं उस एक महीने में। हर डिपार्टमेंट को इक्वली टाइम मिलेगा और इसके अलावा अपनी पूरी गतिविधियां जैसे डिबेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और कोई इसी तरह का कोई एक्सटेम्पोर है या कोई पेंटिंग कंपटीशन है, जो भी वो करना चाहते हैं, जिस तरह से भी अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, यदि हर डिपार्टमेंट को एक एक महीना मिलता जाए तो मेरे विचार में वो 4-5 अच्छे कार्यक्रम उस महीने के आयोजित कर सकते हैं और इस तरह उनको ये भी नहीं लगेगा कि उनके डिपार्टमेंट के साथ कोई कमी हो गई है या उन्हें पूरा मौका नहीं मिला है। तो इस तरह करें तो अच्छा है। बाकी देखिए कि मैं इस समय सेवा में नहीं हूँ तो मैं केवल एक परामर्श दे सकती हूँ और आगे देखा जाए। इसी के साथ आरती जी, नेक्स्ट ईयर हमारा फिर से नैक का वर्ष है, तो हमें कुछ ना कुछ तो बेहतरी लानी ही होगी ताकि
ताकि अगर हम रुके रहेंगे तो लाभ नहीं होगा, A+ तो लाना ही है ना? तो उसके लिए भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो कार्य और नज़र आते हों सत्यवती में होने चाहिए, उनकी भी पूर्ति करना बहुत आवश्यक होगा। तो मेरी ओर से तो केवल परामर्श दिया जाएगा कि अगर वो चाहें तो प्रति मास एक नया कार्यक्रम वो एक-एक डिपार्टमेंट को देते जाएँ और वो लोग अपने को प्रेज़ेंट करते जाएँ और इसकी पूरा फुल रिकॉर्डिंग हो, मीडिया में जाए, ताकि लगे कि हाँ, सत्यवती का 50वां वर्ष जो है, बहुत सुंदरता से और बहुत जो मतलब हम प्रेज़ेंट करना चाहते थे, सत्यवती आज किसी से पीछे नहीं है। अगर मैं मानती हूँ कि कैंपस कॉलेजेस में थोड़ा-सा बैक फुट पे है, लेकिन किसी से पीछे नहीं है, अगर बराबर फुटिंग पे है, ये मैं प्रेज़ेंट करना चाहूँगी अपने कॉलेज को लेके और यही सोच और विज़न आगे वाले उनका भी होना चाहिए। जितने भी हमारे सहयोगी हैं और प्राचार्य हैं, उनका यही विज़न होना चाहिए मेरे विचारों में। तो मैंने सही अनुमान किया था कि भले ही आप सेवानिवृत्त हुई हैं, लेकिन कॉलेज के प्रति आपका ममत्व घटा नहीं है बिल्कुल। और हर समय कॉलेज का डेवलपमेंट, कॉलेज को लेकर सोच आपकी बनी रहती है। लेकिन अभी लंबे समय से हम कॉलेज को लेकर, कॉलेज के विकास, कॉलेज का अतीत, इस पर हमने बहुत सारी बातें की और मेरे दर्शकों को भी सत्यवती को लेकर काफ़ी जानकारियाँ हासिल हुई। लेकिन अब मैं चाहूँगी कि कुछ निजी बातें भी हों, आप अपनी रुचि के बारे में बताएँ, क्योंकि मुझे यह ज्ञात हुआ कि सेवानिवृत्ति के बाद आपने पेंटिंग और संगीत पर खासा फ़ोकस किया है और भी कई छोटे-छोटे आपके काम चलते रहते हैं। आपकी रुचि पर हम बात कर रहे थे, तो आगे उस विषय में जानना चाहेंगे। जी, जी। मेरी रुचियाँ जो हैं आरती जी मल्टीफ़ोल्डेड हैं। करीब चीज़ है मेरे पास करने के लिए और मैं उनको बहुत शिद्दत से करती हूँ। लेकिन मुख्य जो है वो पेंटिंग तो रही है, ख़ैर एक ज़माने में बहुत पेंटिंग किया है मैंने। इसके अलावा म्यूज़िक में आजकल भी सीख ही रही हूँ, 3rd ईयर कर रही हूँ म्यूज़िक का, अरे वाह! क्लासिक। क्लासिक म्यूज़िक आपको पता है इतना सरल नहीं होता है, तो जी। उसमें राग-रागिनी का प्रभाव रहता है, तो वो अच्छा लग रहा है मुझको। म्यूज़िक मेरे लिए एक बहुत ही नया और अच्छा विषय है, जो कि मेरे मन में एक सपना रहता था, पर पढ़ाई के कारण मैं इसको टेकअप नहीं कर पाती। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है अपना और जैसे थ्रूआउट एक मतलब टॉपर रहना 5 साल का और स्कूलिंग भी बहुत अच्छी तरह से मेरी हुई है, जिसमें कि मैंने अपने पूरे स्कूल में सेकंड आई थी, तो आप समझ सकते हो लेडी अर्बन स्कूल जैसे स्कूल में आप एक स्टूडेंट हैं और वहाँ कितनी मैंने मेहनत की होगी। तो मेहनत शुरू से ही ध्यान में स्टडीज़ में रही है, लेकिन मेरी अपनी हॉबीज़ थी बहुत तरह की, जिनमें मेरा एक बहुत बड़ा योगदान ज्योतिष का भी है, जिसमें कि मैं टैरो कार्ड्स और ये न्यूमरोलॉजी अ, और हैंड रीडिंग वगैरह ये सब मेरा है, वास्तु, तो अरे इनमें भी इंटरेस्ट है और लेखन है मेरा, पढ़ना-लिखना दोनों ही चीज़ें और बाकी के कुछ हॉबीज़ वाइल्ड हैं, वाइल्ड में आप कहेंगे जैसे डांस करना, अरे गाना वाह! गाना और इससे डा भी जो डांस का मुझे बताओ पता नहीं था। जी, जी, बहुत ज़्यादा शौक है और इसके अलावा ट्रैवलिंग बहुत बड़ा पैशन है मेरा, बहुत ट्रैवल किया है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने 36 कंट्रीज़ देखी हुई हैं और इसमें प्रमुख सभी कंट्रीज़ मैंने मतलब देखी है उनके कल्चर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके अलावा पूरे इंडिया में भी काफ़ी लगभग हर स्टेट अब तक देखी एक और फील्ड से चली है। विदेशों में आपने कई संगोष्ठियां भी अटेंड की और प्रपत्र भी पढ़े वहां पर। तो तो ऐसा था कि एक्चुअली ये सिलसिला मेरा शुरू हुआ है जब मैं पहले तो फैमिली के साथ मैं 1-2 बारी पहले इटली वगैरह गई थी। उसके बाद जब मैं अ, मतलब आप लगा लीजिए 92 से 94 के बीच में मैंने जापान में एज़ अ गेस्ट प्रोफेसर मैंने वहाँ पढ़ाया, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में। तो वहाँ मैंने रेडियो जापान भी किया, उसमें एक कार्यक्रम पूरा का पूरा मुझे दिया हुआ था फोर्टनाइटली करने के लिए। तो तब मेरा कुछ इंटरेस्ट जागा इन चीज़ों में और वहाँ हमने बहुत से कार्यक्रम आयोजित भी करते रहते थे बच्चों के लिए,
जापानी बच्चों के लिए और किस तरह से इंडियन कुकिंग की जाती है वो उनको सिखाते थे। तो मुझे लगा कि बाहर भी हम उतने ही कंफर्टेबल हैं, अगर हमारे देश की संस्कृति इतनी उच्च है, तो उसको हर जगह सम्मान मिलता है। एशियाटिक देशों में तो बौद्ध धर्म की एक देश से जुड़े होने के कारण हमें बहुत सम्मान मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं अच्छा इंडियन, तो वो चीज़ जो है ना हमें उसका सम्मान बनाए रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो आदतें हम वहाँ ना दिखाएँ, जिनके कारण हमारा कोई अपमान हो या हमें सांकेतिक दृष्टि से परखा जाए। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी कि हमें गरिमा को बनाए रखना है। और इसके अलावा यूरोपीय देशों में कई तो मैंने बहुत अपनी कविता पाठ किया है, अपना आलेख पाठ किया है, तो वो हमारे पूरा ग्रुप भी होता है और उसमें वहाँ स्थानीय लोग भी जुड़े हैं, आपको पता है। ठीक है, तो प्रशंसा तो सभी को मिलती है, हमें भी मिलती है। जी, भारत और विदेशों के सांस्कृतिक पहलुओं को लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, संस्कृति के बिना कोई भी देश जो है वो अपाहिज ही है और बिल्कुल, उसका कोई बिल्कुल। सम्मान। हर व्यक्ति जो है जैसे अपने व्यक्तित्व से पहचाना जाता है, ऐसे ही हर देश जो है वो अपनी संस्कृति से पहचाना जाता है और भारतीय संस्कृति का स्थान पूरे विश्व में बहुत ऊँचा है। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि जब लोगों को ये पता चलता है कि मैं इंडिया से हूँ, तो उनके चेहरे पर, आँखों में एक सम्मान का भाव संवेद हो जाता है। वो अर्जित नहीं होता है, वो उपार्जित होता है, मतलब पहले से ही बना हुआ है स्थान। बिल्कुल। अब ये हम पर है कि उस सम्मान को हम कम ना कर बैठें। जैसे कि मुझे 1-2 बारी लोगों ने कहा कि अरे आप 2 भारतीय जब मिलते हैं विदेश की धरती पर तो आप अपनी भाषा में बात क्यों नहीं करते हैं? आप अंग्रेज़ी में बात क्यों करते हैं? तो मैंने कहा देखिए कि ये भी निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने आपको इतना सताया, परेशान किया 200 वर्ष तक, फिर भी आप उनकी गुलामी किए चले जा रहे हैं क्या? मानसिक दृष्टि से। तो मैंने कहा कि नहीं शायद ये एक दिमाग में बैठ गया था कि अंग्रेज़ी जो है वो बोलेंगे तो हम ज़्यादा सभ्य प्रतीत होंगे। किंतु वास्तविकता ये नहीं है, हमारे तो प्राइम मिनिस्टर और वो भी ऐसे रहे हैं जो कि ऐसे प्रदेशों से आए हैं जहाँ हिंदी का बोलबाला रहा है। वो सब मुझे लेकिन अतिरिक्त श्रम से उन्हें समझाना पड़ा। अंदर ही अंदर थोड़ा दुःख भी हो रहा था कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति को सामने रखना चाहिए। देखिए विदेशी संस्कृति पर ये आरोप लगता रहा है कि वो शायद माता-पिता की सेवा वहाँ नहीं होती है या वहाँ पर जो है सब लोग अपने-अपने में कैद रहते हैं, ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी है। उल्टा वहाँ पर मुझे यही लगा कि बहुत प्रेम है आपस में और ख़ास तौर से अगर मैं सड़क पे जा रही हूँ, मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ, 80s की बात कर रही हूँ। मैं अगर सड़क पे जा रही हूँ अपने कपड़े भारतीय पहने हुए, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता था और बिंदी को लेकर के वो बहुत अट्रैक्ट फ़ील करते थे कि ये क्या चीज़ है और ये ज़रा मतलब मैंने उनको उतार के जब दिखाई तो वो बहुत ही एकदम चौंक गए। उनको लगा था कि ये जन्मजात है और साड़ी वगैरह से बड़े प्रभावित थे। तो मैं ये बताना चाहूँगी अपने भारतीयों को कि अपने परिधान पहनिए, तो बाहर उनको और ज़्यादा मतलब एक रिकॉग्निशन मिलेगा आपको कि आप भारतीय हैं, अपनी संस्कृति को सामने लाइए। जहाँ तक रहा विदेशी संस्कृति का सवाल, आत्मनिर्भरता उनका एक विशेष गुण है और कभी भी आप वहाँ पे कोई लड़की हो या लड़का हो, 80 साल की एक स्त्री भी है, वो भी गाइड बनी हुई है हमारी और मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, मेहनत करने की प्रवृत्ति हमको उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारे यहाँ 60 के ऊपर व्यक्तित्व हुआ नहीं है, आप क्या कि लोग कहने लगते हैं, "अरे! आप रिटायर हो जाइए, आप बैठ जाइए आराम से, अब आपको क्या करना है? क्यों आपको एक्टिव रहना है?" ये जो बात मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि हमारा जीवन जो है, वो शुरू ही तब होता है जबकि हम लोग मतलब 60 के ऊपर हो जाते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल। अब सब ज़िम्मेवारियों से आप फ्री हैं, अब आप कार्य करिए, है ना? आप बिल्कुल मेरे को सही। सुन पा रही हैं? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हुँ, ठीक है। बिल्कुल सही। आप इतने अच्छी तरह से दोनों को डिफ़ाइन कर रही थी कि इसलिए मैं चुप थी, बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। मैं और आपको ये बता दूँ, जी, भारतीय संस्कृति है, इसका गुण क्या है? इसमें एक आत्मीयता है, इसमें बड़ों के प्रति झुकने की और बड़ों को नमन करने की जो प्रवृत्ति है, इससे विदेशी प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि भई ये क्या हो रहा है? वो प्रभावित होते हैं इससे, उन्हें अच्छा लगता है और वो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। तो हमें उनसे साफ-सफाई सीख लेनी चाहिए, आत्मनिर्भरता सीख लेनी चाहिए और ईमानदारी काफ़ी है वहाँ। ईमानदारी इस रूप में है कि आपने अखबार रखा हुआ है सड़क के किनारे, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अखबार उठाएँ और पैसे रख के वहाँ चले जाएँ।
और आपने देखा होगा जो आजकल मॉल्स का परिवेश है वो वहाँ पे बहुत पहले से चल रहा है। तो वहाँ सामान सजा हुआ है, कोई भी ये नहीं सोचता है कि हमें कोई चोरी करनी है या कुछ करना है। सामान वो लेंगे और पैसे वो काउंटर पे देंगे। तो इतना विश्वास जो है भारतीयों में भी होना चाहिए कि वो इन नई चीज़ों को और विकास की ओर ध्यान दें। वहाँ आपको गाँव और शहर में विशेष अंतर नहीं मिलेगा। जो सुविधाएँ शहर में वही गाँव में भी मिलेंगी आपको। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी कुछ बातें और मैं समझती हूँ कि भारत को जल्दी से जल्दी इन्हें अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि और अपने भाषा, अपनी संस्कृति को महत्व दीजिए। मैं बार-बार ये कहती हूँ, नहीं तो आप उन भीड़ में खो जाएँगे। भीड़ में मत खोएँ हम। हमारा देश बहुत ही विविध है ना, अनेकता में एकता है ना यहाँ तो। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इतनी सारी स्टेट्स हैं और हर स्टेट का अपना कल्चर है, इसलिए तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को अपनी ओर। लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हम अपनी ओर। उनको लगता है कि कैसा देश है, कैसी वो संस्कृति। भारत की तो ये खूबसूरती ही यही है कि अनेकता में एकता बनी रहे और लोग सीख लेते रहें। यह हाँ, खूबसूरती हाँ। कभी खत्म ना हो, यही हमारी दुआ भी है। जी, इसके साथ एक सूचना मिली मुझे कि आप, मुझे थोड़ा पहले से मालूम भी है कि आप जी, शुरू से दिल्ली में रहीं, लेकिन अब जी, आप हरियाणा बसने जा रही हैं। तो जी, कोई ठीक है। कोई विशेष वजह, खास वजह? आरती जी विशेष वजह कुछ नहीं होती किसी भी चीज़ की। क्या होता है कि आपके एक मन की झोंपड़ी होती है। असल हुँ, में मेरे जो पूर्वज हैं वो हरियाणा से रहे हैं, तो अच्छा। मुझे हरियाणवी संस्कृति भी समभाव से आकर्षित करती रही है और मैं समझती हूँ कि हम लोग दिल्ली में जो रहे हैं, तो यहाँ अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन कभी-कभी ऐसा एहसास होता था कि हमारी जड़ें जो हैं वो नहीं हैं यहाँ पर, ऐसा मुझे एहसास होता था। तो मुझे दिल्ली में जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है या अलगाव-सा होता जा रहा है एक-दूसरे से, अपने-अपने घरों में कैद हम लोग व्यक्तित्वों को नकारते रहते हैं एक-दूसरे के, वो चीज़ मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है। अभी देखिए आप जानती हैं कि मैं बिहार होके आई हूँ, तो वहाँ पर मुझे कुछ आत्मीयता नज़र आई और मैं ऐसे ही छोटे शहरों में मतलब आत्मीयता खोजती हूँ। मैंने इससे पहले चंबा में भी एक घर अपना बनाया हुआ है, वहाँ मैं जब जाती हूँ, तो वहाँ के और यहाँ के वातावरण में काफ़ी अंतर है। तो वो चीज़ हो सकता है मैं मिस करती हूँ। मैं एक राइटर हूँ आरती जी, तो मैं ये चाहूँगी कि समाज से भी संपर्क उतना ही रहे जितना एकांत से रहे। तो एकांत से संपर्क तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन समाज से संपर्क अपनी जब तक मैं अपनी कर्म भूमि में रहूँगी, तो वो जो कर्म भूमि के जो भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, वो सब मुझसे जुड़ी रहें। तो मैं चाहती हूँ कि विस्तार वो तभी होगा जब आप एक नए शहर में नई तरीके से जीवन को प्रारंभ करेंगे। तो आप फिर से अपने आप को युवा अनुभव करेंगे, वहाँ के अनुभव आपके साथ रहेंगे। तो ये भी एक कारण है बहुत बड़ा, नहीं, जो बहुत अच्छा है और नई प्राकृतिक जगह। सौंदर्य आकर्षित करता है मुझे, है ना? प्राकृतिक सौंदर्य और वो वहाँ पर है, मैंने देखा। जी। वह तो कॉलेज को देखकर भी समझ आ रहा है मैम कि जी, आपने जिस तरह पूरा वन बसा रखा है और औषधियाँ लगवाई हैं, तो निश्चित तौर पर, और आप लेखिका हैं तो लेखक और प्रकृति का तो तादात्म्य है ही। जी। आगे आपकी कोई खास योजना जिस पर आप काम करना चाहती हो? जो काम रुके मेरी एक पड़े हों? योजना ठीक है, मेरी एक ऐसी योजना थी कि मैं एक अनाथालय छोटा-सा खोलूँ, एक तो ये योजना है और उसपे मैं काम कर रही हूँ। हमने वो स्थान भी खरीद लिया है जहाँ पे हमें वो अनाथालय सेटअप करना है और उसके लिए मेरी बातचीत चल रही है, जी। क्योंकि ये एक ज़िम्मेवारी का काम है, तो हम लोग इसमें मातृछाया की हेल्प लेंगे, जो आरएसएस का अपना एक कंसर्न है और वो हम लोग कर रहे हैं नोएडा में, तो नोएडा एक्सटेंशन 1 में। तो एक तो वो योजना है और अगर ये सक्सेस होती है तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी योजना जो थी वो लाइब्रेरी खोलने की थी, तो वो भी आप देख रही हैं कि बहुत बड़ी योजना है और मुझे पता है कि आप इस क्षेत्र में कुछ कार्य करती हैं। आप स्कूल्स में पुस्तकें देते हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ कि अपने दादाजी का नाम सुरक्षित रखने के लिए मैं मतलब उनके नाम से ये एक लाइब्रेरी खोलूँ और फिर वो अगर आगे फलती-फूलती है तो ये उसकी किस्मत हो। क्योंकि शायद मेरे पास हो सकता है ईश्वर की दया से 10 वर्ष हों, तो उन 10 वर्षों में मैं जितना काम कर पाऊँगी, उसको आगे कौन
सँभालता है मेरी परंपरा को, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और योजनाएँ तो बहुत सी हैं आरती जी, और अगर आप मतलब जब तक उनसे फिज़िकली नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप केवल आइडिया लेकर के नहीं चल सकते समाज। और दुःख ये होता है कि जीवन एक ही मिला है हमें, और हमने पढ़ने-लिखने में ज़्यादा रहे, समाज को बहुत कुछ अभी तक नहीं दे पाए हैं। समाज सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये मेरी एक योजना है, क्योंकि किताबें तो बहुत लिख ली हैं, और 3 किताबें भी हैं ऑफिंग में, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है। मैं अपनी आत्मकथा लिखना चाहती हूँ, और वो भी ऑफिंग में है, तो ठीक है, वो मतलब चल रहा है मेरे वो कार्य, लेकिन 2-3 किताबों से ज़्यादा अब नहीं शायद लिख पाऊँगी। इसका कारण ये है कि अब बोलना है, अब लिखना नहीं है, और बोलेंगे तब जबकि कोई उसका संप्रेषण सही हो और आगे कार्य कर सके, ये चाहती मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मैम कि आपने समाज के लिए एक व्यापक पैमाने पर सोचा है, एक विस्तार दिया है, अनाथ आश्रम भी खोलना है। और जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हुई और आपने बताया था कि आप चाहती हैं कि बड़े बच्चे सभी लाभान्वित हों। तो एक स्थायी पुस्तकालय का सपना आपका है। तो हूँ। मेरी और दर्शकों की ओर से भी मैं आपको यही शुभकामना दूँगी कि आपके ये दोनों सपने ज़रूर पूरे हों, यह योजना साकार हो। और अभी तो आपको बहुत दिनों तक रहना है, अभी उम्र क्या है? और तब अच्छा, ठीक है। तब तक तो ईश्वर ने चाहा तो कोई ना कोई सँभालने वाला मिल ही जाएगा, तो उसकी आप चिंता ना जैसे लोग करें। तो है ना। जी, जी, उसकी चिंता ना करें, लेकिन जो योजनाएँ आपकी हैं वो सफल हों। अ, जी, बस यही दुआ है, दुआ है, दुआ है मेरी। और जी, आप धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आपकी कलम भी चलती रहे, आपकी यात्रा भी चलती रहे, और समाज जी, को आप हमेशा ऐसे ही हँसती, मुस्कुराती, खिलखिलाते दिखती रहें। यही दुआ है मेरी। आज इतनी का सारी शुभकामनाएँ अ, जो है ना, ये पाथवे बन जाती हैं, ये पोटली है मेरे लिए, आगे आने वाले जीवन के लिए। इतनी सारी शुभकामनाएँ जब मैं लेके चलूँगी, तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर स्वयं ही मुस्कुरा उठेंगे कि हाँ, ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है, मेरे को थोड़ा ही देना है अब, है ना? तो अच्छी बात है ये। हाँ, तो और आज इसमें आप जैसे साथी बहुत मेरे लिए यादगार रहेंगे सदा, सदा यादगार रहेंगे। और दर्शक निश्चित तौर पर आज के हमारे समालाप से लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छा संवाद रहा, और कई पहलुओं पर हमने लंबी बातचीत की। और जी, ईश्वर ने चाहा तो आपके कुछ काम पूरे हो जाएँ, हम फिर इकट्ठे होंगे, फिर बातचीत होगी। तो ठीक मेरी है। सचमुच दिल से दुआ है मेरी कि शीघ्र पुस्तकालय और अनाथ आश्रम का सपना आपका पूरा हो, क्योंकि आप भी जानती हैं कि मैं चूँकि पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हूँ, उसके पहले भी मैं जुड़ी रही हूँ, अनाथ बच्चों के बीच काम करती रही हूँ। तो जब कोई भी व्यक्ति मुझे अ, ऐसा नज़र आता है जो समाज के लिए सोचता हो और दिल से सोचता हो, सिर्फ़ ख़याली पुलाव ना हो, तो मेरी शुभकामना, मेरा सहयोग हमेशा-हमेशा साथ होता है। तो ये आपको मैं बता ये भी सपना मेरा 44 वर्ष पहले का ही है, जी, जो आज साकार बिल तो बिल्कुल ये अच्छी साकार बात है। होगा मैम। तो फिर मिलते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आरती जी और मेरे दर्शक जो मुझे सुन रहे थे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपको भी हमको बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को सत्यवती कॉलेज के बारे में विशेष करके आपने बहुत कुछ बताया, और जी, अपने बारे में भी आपने बताया, आगे की योजनाओं के बारे में बताया। तो जी। हम सब आपके साथ हैं, और बस आप कदम बढ़ाती चलें। अच्छा, धन्यवाद बहुत-बहुत आपका। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।